नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज राहुल गांधी ने विपक्ष के नेता के तौर पर लोकसभा में अपनी पहली स्पीच दी और पहले ही दिन क्लीन बोल्ड हो गए। ज्यादा हीरो बनने के चक्कर में बार बार भगवान शिव का जिक्र करते करते राहुल गांधी ने कह दिया कि खुद को हिंदू कहने वाले दिन भर हिंसा फैलाते हैं। दिन भर हिंसा हिंसा, नफरत नफरत और असत्य असत्य फैलाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कमेंट को पकड़ लिया, तुरंत इस पर आपत्ति जताई। मोदी ने कहा कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ठीक नहीं है, यह गंभीर बात है। इसके बाद अमित शाह, राजनाथ सिंह, किरण रिजिजू, अश्विनी वैष्णव, योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस, रविशंकर प्रसाद से लेकर सुधांशु त्रिवेदी तक बीजेपी के तमाम नेताओं ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया, उनके बयान पर नाराजगी जाहिर की। अमित शाह ने हिंदुओं को हिंसक कहने के लिए राहुल गांधी से पूरे हिंदू समाज से माफी मांगने की मांग की। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हिंदुत्व भारत की आत्मा है, हिंदुत्व विश्व बंधुत्व का पोषक है। हिंदुओं को हिंसक कहना कांग्रेस की हिंदुओं के प्रति नफरत का प्रमाण है। महाराष्ट्र असेंबली में तो बीजेपी के नेता राहुल गांधी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव ले आए। राहुल के इस बयान पर कांग्रेस के नेताओं ने क्या सफाई दी, यह भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन बड़ी बात यह कि आज राहुल गांधी ने नेता विपक्ष के तौर पर सरकार को घेरने की कोशिश तो की। उन्होंने अग्निवीर योजना, जमीन अधिग्रहण कानून, किसान आंदोलन, नीट एग्जाम के पेपर लीक जैसे तमाम मुद्दे उठाए, लेकिन ऐसा लगा कि राहुल पूरी तैयारी के साथ नहीं आए थे। इसलिए चाहे किसानों का मुद्दा हो, जवानों का मुद्दा हो, पेपर लीक का हो, सरकार की तरफ से राहुल गांधी के एक एक पॉइंट को उसी वक्त काउंटर किया गया। आज विपक्ष सरकार को अपनी बढ़ी हुई ताकत का एहसास कराना चाहता था, लेकिन राहुल गांधी का भाषण पुरानी घिसी पीटी लाइन पर था। अपनी मंशा करने में वो कितने कामयाब हुए, इस पर चर्चा करेंगे आज की बात में। लेकिन हकीकत यह है कि हिंदू और हिंदुत्व के मुद्दे पर राहुल गांधी की गलती ने सारे मुद्दों को डीरेल कर दिया। आज राहुल गांधी को लोकसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर पहला भाषण देना था, लेकिन तैयारी तथ्यों पर कम, इधर उधर की बातों पर ज्यादा थी। राहुल गांधी भगवान भोलेनाथ, गुरु नानक देव जी, ईसा मसीह, गौतम बुद्ध और भगवान महावीर के पोस्टर्स लेकर पहुंचे थे। उन्होंने पहले सदन में संविधान की कॉपी लहराई, फिर भगवान शिव की तस्वीर से लेकर बाकी सारी तस्वीरें दिखाते हुए माहौल बनाने की कोशिश की। राहुल ने कहा कि भारतीय संस्कृति के सारे महापुरुष सत्य और अहिंसा का संदेश देते हैं। हालांकि सदन में पोस्टर्स दिखाना संसद के नियमों के खिलाफ है। स्पीकर ने इसके लिए राहुल को टोका, लेकिन फिर भी राहुल बार बार तस्वीरें लहराते रहे। स्पीकर ने बाद में इसे इग्नोर करना शुरू कर दिया, लेकिन इसके बाद बीजेपी पर हमला करने के चक्कर में, बीजेपी पर हिंसा और नफरत फैलाने का इल्जाम लगाने के चक्कर में राहुल गांधी ने सारे हिंदू समाज को लपेट लिया। राहुल गांधी ने कहा कि जो लोग खुद को हिंदू बताते हैं वो दिन भर हिंसा फैलाते हैं, दिन भर नफरत और असत्य फैलाते हैं। हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। आप बात समझिए, ये इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि तीर जाके दिल में लगा है, दिल में जाके तीर लगा है। हालांकि राहुल गांधी जब ये बोल रहे थे, सारे हिंदू समाज को हिंसक बता रहे थे, उसी वक्त कांग्रेस के नेताओं को राहुल की गलती समझ आ गई, लेकिन वो कुछ बोल पाते, राहुल गांधी अपनी गलती को दुरुस्त कर पाते, इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हुए और प्रधानमंत्री ने कहा राहुल गांधी ने जो कहा वो गंभीर विषय है,
पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना यह बेहद गंभीर बात है। मोदी ने सिर्फ 10 सेकंड में सिर्फ 2 वाक्य कहे, लेकिन माहौल बदल दिया, बाजी पलट दी। इसी दौरान राहुल गांधी के ठीक पीछे बैठे दीपेंद्र हुड्डा ने राहुल को बताया कि बीजेपी से जोड़िए। कई हिंदुओं को नहीं, बीजेपी को हिंसा फैलाने वाला बताया। इसके बाद राहुल गांधी को भी समझ आया, वो बार बार चिल्लाने लगे। उन्होंने बीजेपी के लोगों ने कहा उनकी बात को गलत समझा गया। जय संविधान। ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को आपको नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। ये ठेका नहीं है बीजेपी का। ये सब हिंदू हैं यहां पे, ये सब हिंदू हैं। इसके बाद बीजेपी के नेताओं ने एग्रेसिव रुख अपनाया। होम मिनिस्टर अमित शाह ने तुरंत स्पीकर से राहुल गांधी के भाषण के इस अंश को रिकॉर्ड से हटाने और राहुल गांधी से अपने बयान के लिए पूरे हिंदू समाज से माफी मांगने की मांग की। कांग्रेस के नेताजी ने कैटेगोरिकली कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, उनका वाक्य था, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं। मान्यवर, इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना और इस सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। इसमें तो कोई शक नहीं है कि राहुल गांधी ने कहा तो यही था कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो दिन भर हिंसा, नफरत और असत्य फैलाते हैं। लेकिन जब मोदी ने उनकी बात को पकड़ लिया तो राहुल कहने लगे उन्होंने तो बीजेपी के नेताओं के लिए बात कही थी, पर तब तक तीर कमान से निकल चुका था। बीजेपी ने राहुल गांधी के इस बयान को बड़ा इशू बनाया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राहुल ने हिंदुओं को जानबूझकर हिंसक कहा क्योंकि कांग्रेस के डीएनए में ही हिंदुओं से नफरत है। योगी ने कहा कि हिंदू भारत की आत्मा है। राहुल गांधी ने हिंदुओं का अपमानित किया है, उनकी आस्था को ठेस पहुंचाई है। राहुल गांधी को अपने बयान के लिए पूरे देश से, पूरे हिंदू समाज से माफी मांगनी चाहिए। एक अपरिपक्व बुद्धि का व्यक्ति ही इस प्रकार की बचकाना बयानबाजी करेगा। हिंदू भारत का मूल समाज है, भारत की आत्मा है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हिंदू कोई जाति सूचक शब्द नहीं है, कोई संप्रदाय सूचक शब्द नहीं है। मत और पंथ से अलग भारत की मूल आत्मा है। श्री राहुल गांधी के इस बयान ने, जिसमें हिंदुओं को बारे में जो टिप्पणियां की हैं, यह सत्य से परे भारत की मूल आत्मा को लहूलुहान करने जैसा है। भारत माता के लहूलुहान करने के इस प्रकार के दुर्भाग्यपूर्ण बयान के लिए श्री राहुल गांधी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने भी राहुल गांधी के बयान के बहाने पुराने वो सारे वाकयात याद दिला दिए जब कांग्रेस के नेताओं ने
हिंदू समाज के खिलाफ बयानबाजी की थी। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सुशील कुमार शिंदे से लेकर कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष तक कांग्रेस के तमाम नेता हिंदुओं के खिलाफ बयान दे चुके हैं। राहुल गांधी ने उसी परंपरा को आगे बढ़ाया है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, राहुल गांधी भी नए नए नेता विपक्ष बने हैं, इसलिए बेहतर होगा राहुल गांधी थोड़ी गंभीरता और मैच्योरिटी के साथ व्यवहार करें। 20 जनवरी 2013 को तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे जी ने, जो उस समय लोकसभा में नेता सदन भी थे, जयपुर में यह कहा था कि हिंसक गतिविधियां और ट्रेनिंग कैंप चलाए जा रहे हैं बीजेपी और आरएसएस की तरफ से। और जब फ्लोर ऑफ द हाउस पे उनसे सवाल पूछा गया तो 20 फरवरी 2013 को सुशील कुमार शिंदे, गृह मंत्री, लीडर ऑफ द हाउस, ने रिग्रेट व्यक्त किया था कि राहुल गांधी जी ने जो बोला है यह कांग्रेस की फितरत बन चुकी है। उन्होंने संपूर्ण हिंदू समाज को हिंसक कहा। कांग्रेस के कर्नाटक के कार्यकारी अध्यक्ष, जो इस समय पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, सतीश जारकीहोली, हिंदू शब्द को गंदा बोल चुके हैं। इनकी न्याय यात्रा में, इनकी वो भारत जोड़ो यात्रा में एक ऐसे सज्जन इनके साथ आए थे, जॉर्ज पुरिया, जिन्होंने कहा था कि भारत की धरती को इतना पवित्र मानता हूं कि मैं जूते इसलिए पहनता हूं कि उस पर टच ना हो जाए। और ये वो पार्टी है जिनके की गठबंधन सहयोगियों ने इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म कॉन्फ्रेंस की, यानी हिंदू धर्म का समूल नाश, और हिंदू धर्म को कोरोना वायरस कहा। तो राहुल गांधी जी जो बोल रहे हैं ये एक सोची समझी जहनियत की तरह बोल रहे हैं। अभी नए नए एलओपी बने हैं, उत्साह ज्यादा है, उच्छृंखलता ज्यादा है, तो मुझे लगता है गंभीर और परिपक्वता से विचार करें तो ज्यादा बेहतर होगा। नोट करने की बात यह भी है कि राहुल गांधी की नेता विपक्ष के तौर पर पहली स्पीच सुनने के लिए सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी पार्लियामेंट पहुंची थी, लेकिन जब राहुल के बयान पर विवाद हो गया, कांग्रेस चारों तरफ से घिर गई, तो राहुल के बचाव में प्रियंका सामने आई। प्रियंका गांधी ने कहा कि राहुल गांधी हिंदुओं का अपमान नहीं कर सकते। उन्होंने जो कहा बीजेपी के नेताओं के बारे में कहा। हिंदुओं का अपमान नहीं कर सकते, बहुत स्पष्ट बोला है उन्होंने बीजेपी के बारे में बोला है, उन्होंने बीजेपी के नेताओं के बारे में बोला है। लेकिन एक जमाने में प्रियंका गांधी की करीबी और कांग्रेस में रहे प्रमोद कृष्णम ने कहा, राहुल के बयान को पूरे हिंदू समाज का अपमान है। प्रमोद कृष्णम ने कहा कि कांग्रेस के सॉफ्टवेयर से हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और देशभक्ति जैसी बातें डिलीट हो गई हैं। प्रमोद कृष्णम ने कहा, अब तो विपक्ष के नेताओं को जवाब देना होगा, क्या उन्हें मंजूर है कि राहुल हिंदुओं का इस तरह से अपमान करें। ये सब की सब जो बातें हैं ये सब बेईमानी है। हिंदुओं को गाली देना तो उनका शौक बन गया, फैशन बन गया है। पर आज सवाल ये है कि लोकसभा के पटल पे जो राहुल गांधी जी ने पूरे हिंदू समाज को गाली दी है, क्या उससे अखिलेश यादव सहमत है? जवाब देना। मेरा सवाल कांग्रेस पार्टी से नहीं है, मेरा सवाल आज विपक्ष के उन नेताओं से हैं जिन्होंने राहुल गांधी जी को अपना नेता चुना है। क्या हिंदू समाज हिंसक है? क्या हिंदू समाज हत्यारा है? क्या हिंदू समाज अहंकारी है? क्या हिंदू समाज जो भी राहुल जी कह रहे हैं उससे सहमत है? ये जवाब इनको देना चाहिए और देना पड़ेगा। विपक्ष के नेताओं ने राहुल जी को अपना नेता चुन लिया, लेकिन विपक्ष के नेताओं को ये समझना चाहिए कि कांग्रेस को बर्बाद करने में उन्हें 15 वर्ष लगा। पूरे विपक्ष की नैया डुबोने में उन्हें कितना समय लगेगा? आज तो पहला दिन है, अभी तो शुरुआत है। इफ्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। इनके दिमागों से वो सॉफ्टवेयर ही गायब हो गया है। देशभक्ति का सॉफ्टवेयर, राष्ट्रभक्ति का सॉफ्टवेयर, सनातन का, धर्म का, परंपराओं का, ये सॉफ्टवेयर गायब हो गया है। अब उसे दोबारा अपलोड करने के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। राहुल गांधी का ये कहना कि हिंदू समाज में जो लोग रहते हैं वो हिंसा फैलाते हैं, हिंदू नफरत फैलाते हैं, हिंदू असत्य फैलाते हैं, एक सेल्फ गोल था। पहली बात तो यह कि हिंदू समाज के बारे में इस प्रकार की बातें बेबुनियाद हैं, गुमराह करने वाली हैं। हिंदू समाज तो पूरे विश्व में अपनी सहनशीलता और धैर्य के लिए जाना जाता है। हिंदू हमेशा शांति का पाठ पढ़ा
और पढ़ाया है। हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कभी भी कहीं भी किसी ने हिंसा, नफरत और असत्य का सहारा नहीं लिया। हिंदू धर्म का तो मूल है वसुधैव कुटुंबकम, यानी सारी पृथ्वी हमारा परिवार है। हिंदू धर्म में तो मान्यता है कि जीव और जंतु में इंसान के समान चेतना है। यहां तो पेड़ पौधों की भी पूजा की जाती है। नफरत का कोई स्थान नहीं है, हिंसा का कोई स्थान नहीं है। हिंदू धर्म के आयोजनों में नारा लगता है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। जब इस धर्म और उसके अनुयायियों में ऐसी भावना हो तो गलती से भी कोई उन्हें हिंसक कैसे कह सकता है। राजनीति के लिहाज से देखें तो भी यह सेल्फ गोल था। राहुल गांधी ने गलती की और नरेंद्र मोदी ने पकड़ लिया। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ जैसे नेताओं को जबरदस्त अवसर दे दिया। ये कौन मानेगा कि हिंदू हिंसा फैलाते हैं? इस देश में ये कौन मानेगा कि हिंदू धर्म की मूल भावना असत्य पर आधारित है? इसलिए हिंदुओं को हिंसक कहने के कारण राहुल गांधी का आज का पूरा भाषण डीरेल हो गया। विपक्ष के नेता के तौर पर अपनी मेडन स्पीच में राहुल गांधी ने आज कोई नई बात नहीं कही। ऐसा लगा जैसे वो लोकसभा में नहीं किसी इलेक्शन रैली में भाषण दे रहे हैं। उन्होंने पुराना नोटबंदी का इशू उठाया, अग्निवीर, भूमि अधिग्रहण कानून और पेपर लीक जैसे मुद्दे उठाए, लेकिन फैक्ट्स पर बात नहीं की। जैसे अग्निवीर योजना का जिक्र करते हुए राहुल ने कहा, यह स्कीम मोदी का ब्रेन चाइल्ड है। इस योजना के तहत सेना में भर्ती हुए जवानों को शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता, उन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया जाता। कोई अग्निवीर शहीद हो जाए तो राहुल ने कहा सरकार उसके परिवार को बेसहारा छोड़ देती है। छोटे से घर में अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती है। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं। नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। एक जवान और दूसरे जवान के बीच में फूट डालते हो कि एक को पेंशन मिलेगी, एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा, और फिर अपने आप को देशभक्त कहते हो। ये कैसे देशभक्त हैं? अग्निवीर योजना के बारे में राहुल गांधी का यह बयान कितना सुपरफिशियल था, इसे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने बिना देर किए सदन को बताया। राहुल की बात को काउंटर किया। राजनाथ सिंह ने राहुल को टोका और कहा विपक्ष के नेता का बयान सच्चाई से परे है। हकीकत यह है कि अगर कोई अग्निवीर सीमा पर दुश्मन से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होता है तो उसे सरकार शहीद का दर्जा देती है और परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा भी दिया जाता है। राजनाथ सिंह ने कहा राहुल अग्निवीर योजना को लेकर झूठ बोल रहे हैं। इस तरह संसद में खड़े होकर देश को गुमराह करना ठीक नहीं है। बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर, देना चाहता हूं कि युद्ध के दौरान अथवा सीमाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सभी को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। संसद में अध्यक्ष, क्योंकि परंपरा यह है कि लोकसभा के पहले सेशन के दौरान जब नेता विपक्ष की पहली स्पीच होती है तो उस दौरान प्रधानमंत्री भी सदन में मौजूद रहते हैं। 16वीं और 17वीं लोकसभा में तो विपक्ष के पास इतनी सीटें नहीं थी कि नेता विपक्ष का औपचारिक पद भी विपक्ष को मिल सके, लेकिन तो भी 2014 में जब कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और 2019 में अधीर रंजन चौधरी ने पहली स्पीच दी थी, तब प्रधानमंत्री मोदी सदन में मौजूद थे। इसी परंपरा के तहत आज भी प्रधानमंत्री राहुल गांधी की मेडन स्पीच के वक्त सदन में बैठे थे, लेकिन जब राहुल ने बार बार बिना फैक्ट्स के सरकार को घेरने की कोशिश की तो मोदी भी खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने बीच में इंटरवीन किया और सिर्फ इतना कहा कि संविधान ने उन्हें सिखाया है कि वो विपक्ष के नेता को
गंभीरता से लें। लोकतंत्र ने और संविधान ने मुझे सिखाया है कि मुझे विपक्ष के नेता को गंभीरता से लेना चाहिए। मोदी ने बात बहुत कम शब्दों में कही, लेकिन मैसेज बड़ा था। प्रधानमंत्री मोदी ने इशारा कर दिया कि राहुल गांधी को अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से लेना चाहिए और बचपना छोड़कर संसद में सीरियसली चर्चा करनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी नहीं समझे। इसके बाद उन्होंने किसानों की बात की और इसमें भी उन्होंने फैक्चुअल मिस्टेक की, गलती कर दी। राहुल ने कहा कि किसान सिर्फ एमएसपी की गारंटी की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे, लेकिन सरकार ने किसानों को एमएसपी देने से भी इनकार कर दिया। किसानों को डराने के लिए आप 3 नए कानून लाए। प्रधानमंत्री ने उनसे कहा कि ये आपके फायदे के कानून हैं। किसान खड़े हो गए, कहते हैं नहीं, ये हमारा नहीं है। आप हमारे से हमारी मेहनत का फल छीनना चाहते हो। आप बात नहीं करते, आप गले नहीं लगते, आप उन्हें आतंकवादी कहते हो। स्पीकर सर, किसानों ने मांगा क्या? स्पीकर ने किसानों ने सिर्फ यह कहा कि अगर 16 लाख करोड़ रुपए अरबपतियों का कर्जा माफ हो सकता है तो हमारा भी थोड़ा सा कर दीजिए। किसान ने यह कहा कि हर प्रोडक्ट के लिए सही प्राइस मिलती है, हमें भी एमएसपी दे दीजिए। और आप लोगों ने कहा किसान का कर्जा माफ नहीं होगा और एमएसपी नहीं मिलेगी। जब राहुल ने कहा एमएसपी नहीं मिलेगी, तो राहुल गांधी की इस बात को कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तुरंत पकड़ लिया। शिवराज सिंह ने कहा कि मोदी सरकार किसानों की फसलों को समर्थन मूल्य देती है और एमएसपी भी लागत मूल्य में 50% मुनाफा जोड़कर तय की जाती है। मोदी के राज में किसानों को सम्मान निधि भी दी जा रही है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एमएसपी पर राहुल गांधी देश की संसद में झूठ बोल रहे हैं। हकीकत है कि इस वक्त भी एमएसपी पर खरीद हो रही है और खरीफ की फसलों के लिए एमएसपी का ऐलान हो चुका है। इसके बाद राहुल गांधी ने अपनी गलती मान ली। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गलत बयानी कर रहे हैं। एमएसपी सरकार दे रही है और ये मोदी जी की सरकार है जिसको उत्पादन की लागत पर कम से कम 50%। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्पादन की लागत पर कम से कम 50% जोड़कर एमएसपी दी जा रही है और नहीं दी जा रही। ये सत्यापित करें माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गलत बयानी कर रहे हैं, ये सदन को गुमराह कर रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। आज भी एमएसपी पर खरीद जारी है और अभी खरीद की फसलों के एमएसपी के रेट गारंटी किए। ये बताए जब इनकी सरकार थी तब एमएसपी कितनी मिलती थी और उस समय खरीद कितनी होती थी माननीय अध्यक्ष? उस समय खरीद कितनी होती थी? आज भी एमएसपी पर खरीद जारी है माननीय अध्यक्ष महोदय। एमएसपी जब मैं स्पीकर सर, एमएसपी विद लीगल गारंटी। स्पीकर सर, जब राहुल गांधी का भाषण खत्म हुआ तो अमित शाह ने लोकसभा के रूल्स का हवाला देते हुए कहा कि आज राहुल गांधी ने लोकसभा में कई गलत बातें कही हैं, कई झूठे बयान दिए हैं, गलत बयानी की है। अमित शाह ने स्पीकर से कहा कि वो राहुल गांधी की बातों का फैक्ट चेक करवाएं, राहुल गांधी से अपने आरोपों को ऑथेंटिकेट करने को कहें, क्योंकि उन्होंने संसद को गुमराह करने की कोशिश की है। जय संविधान। इसके क से घ तक पढ़ेंगे तो ये बहुत स्पष्ट है कि कोई भी मंत्री या सदस्य भाषण देते वक्त तथ्यात्मक चीजें रखता है और सदन के कोई और सदस्य इसको ऑब्जेक्ट करते हैं या चैलेंज करते हैं तो आसन इसको सत्यापित करने का निर्देश दे सकता है। मान्यवर, विपक्ष के नेता ने भाषण में कई चीजें ऐसी रखी
जो तथ्य नहीं है, सत्य नहीं है, और समय समय पर यहां से ट्रेजरी बैंक ने सत्यापन की मांग की है। हम सब की ओर से मेरा आपसे निवेदन है कि इनकी स्पीच और ट्रेजरी बैंक से लिए गए सारे ऑब्जेक्शन को ध्यान में रखकर नेता प्रतिपक्ष को अपने भाषण में तथ्य बगैर की और सत्य न हो ऐसी जो बातें रखी गई है, इसका सत्यापन करने के लिए आपका निर्देश मिले और हमें संरक्षण मिले। सत्यापन करेंगे। राहुल गांधी ने आज की अपनी स्पीच का थीम वही पुराना डरने वाला, डराने वाला आइडिया रखा था। वो हमेशा से कहते आए कि नरेंद्र मोदी सबको डराते हैं। आज भी वो पार्लियामेंट में ये कहना चाहते थे कि मोदी सरकार कैसे सबको डराती है, नौजवानों को, किसानों को, नेताओं को। लेकिन इस थीम को सपोर्ट करने के लिए उनके पास फैक्ट्स और फिगर्स नहीं थे, क्योंकि वो पार्लियामेंट में बोल रहे थे, उनके सामने अनुभवी पार्लियामेंटेरियन मौजूद थे। इसलिए राहुल गांधी जहां जहां सब्सटेंस पर गलत बोले वहां वहां पकड़े गए। अग्निवीर पर गलत बयानी की तो राजनाथ सिंह ने पकड़ लिया, उन्हें बता दिया जब अग्निवीर शहीद होते हैं तो उन्हें 1 करोड़ का मुआवजा दिया गया। राहुल गांधी किसानों पर आधा सच आधा झूठ बोले, एमएसपी पर सदन को गुमराह किया तो शिवराज सिंह चौहान ने एक्सपोज कर दिया, राहुल ने गलती मानी। स्पीकर के कंडक्ट पर सवाल उठाए तो ओम बिरला ने राहुल को आईना दिखा दिया। अयोध्या में कॉम्पनसेशन पर उन्होंने गलत बयानी की तो बाद में अश्विनी वैष्णव ने कॉम्पनसेशन की पूरी फैक्ट शीट पब्लिक के सामने रख दी। असल में राहुल ये नहीं समझ पाए कि पार्लियामेंट में बोलने में और पब्लिक के बीच भाषण देने में क्या फर्क होता है। अब अमित शाह ने स्पीकर से मांग की है कि राहुल के भाषण का फैक्ट चेक कराया जाए। अगर राहुल की बातें फैक्चुअली इनकरेक्ट साबित हुई, गलत निकली, तो उनके लिए यह बड़ा एम्बैरेसमेंट होगा। आज एक और बड़ा डेवलपमेंट हुआ। आज से देश में अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे कानूनों की जगह नए भारतीय कानून लागू हो गए। आज से कोर्ट में आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट नहीं, इनकी जगह भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम चलेंगे। होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा, भारत में अब दंड संहिता नहीं, न्याय संहिता चलेगी। अब पीड़ित को जल्दी और सही न्याय मिलेगा। इंसाफ पाने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड में 511 धाराएं थी, जबकि भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएं होंगी। इसमें 21 नए अपराध जुड़े हैं और 41 धाराओं में सजा बढ़ा दी गई है। इसके अलावा पहली बार 6 अपराधों में सामुदायिक सेवा की सजा जोड़ी गई है। यानी अगर कोई इन अपराधों में दोषी साबित होता है तो उसे कम्युनिटी सर्विस की सजा सुनाई जा सकती है। लेकिन विपक्ष ने पहले ही दिन से इन कानूनों के खिलाफ माहौल बनाना शुरू कर दिया। विरोधी दलों का पहला इल्जाम है कि सरकार ने अपनी मर्जी से संसद में चर्चा किए बगैर ये कानून पास किए, इसलिए इन कानूनों में बहुत सारी खामियां हैं। विपक्ष की मांग है कि सरकार नए कानून को लागू करने के बजाय इन्हें एक बार फिर पार्लियामेंट के सामने रखे और पूरी चर्चा और संशोधन के बाद इन्हें दोबारा पास करवाए। जिस तरीके से ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में जब आया था, उनके जो प्रोसेस था, उनके मेंबर्स ने अपना आपत्ति जताई थी, क्या उसमें कमियां हैं, ये सामने लाए थे, पर उस पर कोई चेंजेस नहीं किया गया। आपने तब ये बिल पास किया है, शर्मनाक रिकॉर्ड तोड़कर, जहां 145 ऑपोजिशन एमपीज को आपने सस्पेंड कर दिया गया था। ये देश का दुर्भाग्य है। हम चाहते थे इस पर चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो, क्योंकि हर देशवासी को इसका असर होगा, पर इस पर नहीं किया गया है। दिखाता है जैसे बुलडोजर जस्टिस में ये विश्वास रखते हैं, वैसे कानूनों को बुलडोजर की तरह पार कर रहे हैं। लेकिन अमित शाह ने एक्सप्लेन किया कि कानून बनाने से पहले सरकार ने किस लेवल पर कितना विचार विमर्श किया, राज्य सरकारों से सुझाव मांगे, सिविल सोसाइटी और समाज के हर वर्ग से राय ली, लोकसभा राज्यसभा में इन कानूनों पर कितने घंटे चर्चा हुई उसका जिक्र किया। अमित शाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से सजेशन मांगे गए। होम सेक्रेटरी ने भी सभी राज्यों के डीजीपी से बात की थी। गृह मंत्रालय की स्टैंडिंग कमेटी में सभी दलों के सांसदों ने इस पर चर्चा की और विधेयक में
93 बदलाव करके इसे संसद में पेश किया गया। अमित शाह ने दावा किया, आजाद भारत के इतिहास में यह पहला कानून है जिस पर इतनी बहस हुई कि लोकसभा में कुल मिलाकर 9 घंटा और 29 मिनट चर्चा हुई है। 34 सदस्यों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है। राज्यसभा में 6 घंटा और 70 मिनट चर्चा हुई। 40 सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया है। एक ये भी झूठ चलाया जा रहा है कि सबको बाल निकालने के बाद ये बिल लाया गया। बिल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में पहले से निश्चित था। मेरा ये स्पष्ट मानना है कि 14 तारीख से ही विपक्ष ने सदन का बहिष्कार करने जैसी हरकतें करी थी और शायद वो हिस्सा लेना नहीं चाहते थे। और दोनों सदनों में 14 तारीख में लोकसभा में 96 और राज्यसभा में 46 सदस्यों ने ऐसी हरकतें की जिससे पीठासीन अधिकारी उनको बाहर करने के लिए मजबूर हो जाए। भारत के आजादी के बाद किसी भी कानून पारित कराने के लिए इतनी लंबी चर्चा का प्रोसेस नहीं हुआ है। ये मैं रिकॉर्ड पर कहने के लिए तैयार हूं। विरोधी दलों का दूसरा इल्जाम यह है कि नए कानून से पुलिस को और ज्यादा शक्ति मिलेगी, जनता की दिक्कतें बढ़ेंगी। असदुद्दीन ओवैसी ने नए कानूनों की तुलना अंग्रेजों के राज में बनाए गए रॉलेट एक्ट से कर दी। ओवैसी ने कहा, अब पुलिस किसी आरोपी को 90 दिन तक कस्टडी में रख सकती है और इसके लिए कोर्ट के आदेश की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये रोलेट एक्ट है एक मानों में, और दूसरा ये है कि इससे जो भारत की जनता की सिविल लिबर्टीज हैं वो खत्म होकर रह जाएंगी। तीसरा ये है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा सेडेशन कानून को निकालेंगे, मगर उन्होंने लफ्ज सेडेशन इस्तेमाल नहीं किया और एक मानों में सेडेशन का कानून बना दिया, लब जिहाद का कानून बना दिया। तीसरा यह है कि 90 दिन की पुलिस कस्टडी मिल सकती है और उस वक्त तक बेल नहीं मिलेगा। पांचवी अहम बात यह है कि ये सरकार किसी को भी टेररिस्ट घोषित कर सकती है। माने यूएपीए से खतरनाक ये कानून आज बन चुका है। यूएपीए में अगर किसी का पुलिस कस्टडी बढ़ाना है तो डीएसपी रैंक का एक ऑफिसर कोर्ट में पिटीशन देता है कि हम क्यों उनका कस्टडी लेना चाह रहे हैं। यहां पर उसकी जरूरत भी नहीं है। तो इसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिससे सबसे ज्यादा इसका गलत इस्तेमाल होगा आदिवासियों पर, दलितों पर, मुसलमानों पर, और जो लोग रूलिंग पार्टी से डिसेंट करते हैं। और उसमें एक प्रोविजन ये भी है कि किसी को भी पुलिस जो है 48 घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए उठाकर लेकर जाएगी। क्या बात है, यानी कहां रुकेगा फिर ये? लेकिन अमित शाह ने बड़े साफ साफ लफ्जों में कहा, पुलिस कस्टडी के मामले में विपक्ष झूठ फैला रहा है। अमित शाह ने कहा कि रिमांड का समय पहले भी 15 दिन का था, अब भी उतना ही है, लेकिन आरोपी पहले कुछ लीगल लूपहोल्स का इस्तेमाल करते थे जिसे अब खत्म करने की कोशिश की गई है। भ्रांति फैलाई गई है कि रिमांड का समय बढ़ाया गया है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि नए कानूनों के तहत, बीएनएस के तहत रिमांड का समय 15 दिन का ही है। मैं आप लोगों के सामने डिटेल में बताना चाहता हूं, आरोपी को आज पुलिस ने कस्टडी में लिया, कोर्ट ने रिमांड दे दी और आरोपी अस्पताल में भर्ती हो जाता है और 15 दिन तक अस्पताल में रहेगा, तो क्या इसकी पूछताछ ही नहीं होगी? पूछताछ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? इसलिए हमने प्रावधान किया है कि 15 दिन की अपर लिमिट के अंदर, 60 दिन की अपर लिमिट के अंदर पुलिस इसका रिमांड ले सकती है। वरना उसको तो जुडिशियल कस्टडी में जेल में पहले भी रहना था और बाद में भी रहना है। एक दूसरा आरोपी पकड़ा जाता है, पुलिस को दोनों को इकट्ठा करके पूछताछ करनी है, तो कैसे करेगी? तो 15 दिन की लिमिट को हमने नहीं बढ़ाया है, रिमांड 15 दिन की ही होगी। 60 दिन के भीतर 1 या 2 टुकड़ों में आप 15 दिन की रिमांड ले सकते हैं। भ्रांति फैलाई जा रही है कि रिमांड का पीरियड बढ़ाया गया है। कृपया मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि इसको आप क्लैरिफाई करिएगा, जिससे जनता में गलत बात न जाए। विपक्ष का आरोप है कि इन कानूनों के लागू होने से भारत एक पुलिस स्टेट में तब्दील हो जाएगा।
कांग्रेस के एमपी मनीष तिवारी ने कहा, इन कानूनों को इतना लूजली डिफाइन किया गया है कि पुलिस इनका मनमाना इस्तेमाल कर सकती है। मनीष तिवारी ने कहा कि अब कोर्ट्स के सामने भी ओवरबर्डन की समस्या खड़ी हो जाएगी, क्योंकि उन्हें फौजदारी यानी क्रिमिनल लॉ के दो धाराओं के मामलों पर सुनवाई करनी पड़ेगी। ये दो समानांतर फौजदारी की प्रणालियों को आज से जन्म देंगे। 30 जून 2024 रात 12 बजे तक जो फौजदारी के मुकदमे लिखे गए हैं और जो अदालतों के संज्ञान में हैं, वो तो पुराने कानूनों के तहत उनके ऊपर कार्रवाई होगी। और जो 30 जून 2024 12:01 रात के बाद या दर्ज किए गए हैं या किए जाएंगे या अदालतों के सामने जाएंगे, उसमें नए कानून के तहत कार्रवाई होगी। और भारत की जो जुडिशल प्रणाली है, जो न्यायपालिका है, उसमें 3.4 करोड़ जो मामले हैं वो लंबित हैं। उसमें अधिकतर फौजदारी के मुकदमे हैं। इससे एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है और इसलिए निरंतर और लगातार हम इस बात को कह रहे हैं, इनके क्रियान्वयन को रोककर, इन कानूनों को संसद के दोबारा समक्ष रखकर एक संयुक्त संसदीय समिति के सामने भेजकर उसके बाद इनको क्रियान्वित किया जाना चाहिए। लेकिन अमित शाह ने विपक्ष के इन आरोपों को भी खारिज कर दिया। अमित शाह ने कहा, अब पुलिस को थाने में रजिस्टर मेंटेन करके ये बताना पड़ेगा कि उसकी कस्टडी में कौन कौन है। अब तक कई बार इसके लिए पीड़ितों के परिजनों को अदालत में हैबियस कॉर्पस पिटीशन फाइल करनी पड़ती थी। अमित शाह ने कहा कि अदालत पर बोझ बढ़ने के आरोप भी गलत है, क्योंकि 3 नए कानून लाने का मकसद है कोर्ट के सामने पेंडिंग मामलों को कम करना। देखिए, जहां तक पेंडेंसी ऑफ केसेस का सवाल है, इस देश में सबसे ज्यादा शासन करने वाली पार्टी कांग्रेस है, तो वो हम पर नहीं मर सकते हैं। पेंडेंसी ऑफ केसेस को कम करने के लिए ही ये कानून लाए हैं। और मैं स्पष्टता कर दूं, पुराने और नए कानून के लिए गुनाह की तिथि 1/7/2024 के पहले की होगी। इसमें पुराने कानून के तहत प्रक्रिया चलेगी और 1/7/2024 के बाद होने वाले हर गुनाह को ये तीनों नए कानूनों के हिसाब से चलाया जाएगा। पहले दिनों तक किसी को पुलिस ले जाती थी, परिवार वालों को कोर्ट में आना पड़ता था। अब हमने कंपलसरी किया है कि हर थाने में रजिस्टर होगा और ई रजिस्टर भी होगा कि कौन सा अपराधी पुलिस की कस्टडी में है, जिससे हेबियस के माध्यम से कोर्ट में नहीं जाना पड़ेगा। इससे पुलिस राज बढ़ेगा या कम होगा? 24 घंटे में अपराधी को न्यायाधीश के सामने ले जाना, ये पुलिस राज को कम करेगा या बढ़ाएगा? गिने चुने पुराने दकियानुसी कुछ शब्द और कुछ वाक्य कानून को पढ़े बगैर जनता में डालकर गलतफहमी करने का प्रयास करें। मेरी सभी से विनती है, कृपया ऐसा मत करें। जिन कानून को खत्म किया गया है, जिन कानूनों को बदला गया है, उनमें से ज्यादातर 1860 में बने थे। अंग्रेजों ने उस वक्त बनाए थे जब भारत गुलाम था। ये कानून उस वक्त बने थे जब टेलीफोन का आविष्कार भी नहीं हुआ था। और आज 21वीं सदी में इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में भी हमारा सिस्टम, हमारी पुलिस, हमारी अदालतें उसी 164 साल पुराने कानून से चल रही थी। इसलिए कानूनों में वक्त के लिहाज से बदलाव जरूरी था। क्रिमिनल केसेस से डील करने वाले जो कानून आज से लागू हुए हैं, उनमें बदलाव इतने बड़े पैमाने पर हुआ है कि सब पर कमेंट करना भी मुश्किल है। मोटे तौर पर मैं आपसे कह सकता हूं कि अंग्रेजों के जमाने में बने पुराने कानून को नए जमाने के भारत के हिसाब से पूरी तरह बदला गया है। इस बदलाव से कोर्ट में फौजदारी के मामले तेजी से निपटेंगे। जिन पुलिस वालों को कोर्ट में घंटों खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता था, वो अब पुलिस स्टेशन से ही अदालत में पेश हो सकेंगे। एफआईआर फाइल करने के लिए किसी को थाने जाना जरूरी नहीं होगा। गवाहों को कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
समन सर्व करने के लिए किसी के घर जाकर दस्तक नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि ये सब काम नए कानून के तहत डिजिटल मीडियम से, वीडियो लिंक के जरिए, व्हाट्सएप से और दूसरे लिंक से हो सकेंगे। हालांकि इस कानून को लागू करने से पहले हर लेवल पर कंसल्टेशन किया गया है, तो भी जब इसका प्रैक्टिकल इस्तेमाल होगा तो हो सकता है कुछ खामियां नजर आएं। होम मिनिस्टर को इन्हें ठीक करना पड़ेगा, लेकिन यह कानून लागू करके अमित शाह ने सराहनीय काम किया है। यह आमूलचूल परिवर्तन है जिससे आम लोगों को राहत मिलेगी। आज डेफेमेशन से जुड़े 2 मामलों में कोर्ट के 2 अहम फैसले आए। दिल्ली हाई कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद साकेत गोखले को आदेश दिया है कि वो फॉर्मर डिप्लोमेट लक्ष्मी पुरी को 50 लाख रुपए का जुर्माना दें। साकेत गोखले को यह सजा लक्ष्मी पुरी की मानहानि के लिए सुनाई गई। अदालत ने साकेत गोखले को आदेश दिया कि वो लक्ष्मी पुरी से माफी मांगे। इस माफी को टाइम्स ऑफ इंडिया में छपवाएं और फिर इस माफीनामे को अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट करें। कोर्ट ने यह भी कहा कि ट्विटर पर यह माफीनामा 6 महीने तक रहना चाहिए। लक्ष्मी पुरी की तरफ से यह केस जाने माने वकील मनिंदर सिंह ने लड़ा। इस केस की सबसे खास बात यह है कि ट्विटर पर साकेत गोखले की डेफेमेटरी पोस्ट के बाद लोगों ने लक्ष्मी पुरी के खिलाफ जो डेरोगेटरी कमेंट किए, उन्हें कोर्ट ने डेफेमेशन का सबूत माना, उसे एविडेंस के तौर पर स्वीकार किया। कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा, रेपुटेशन बनाने में बरसों की मेहनत और सेल्फलेस सर्विस लगती है, पर उस रेपुटेशन को बिगाड़ने के लिए एक थॉटलेस कमेंट ही काफी होता है। डेफेमेशन के एक और केस में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने मेधा पाटकर को 5 महीने कैद की सजा सुनाई। यह केस दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने फाइल किया था, जब वो खादी और ग्रामोद्योग आयोग के चेयरमैन थे। कोर्ट ने मेधा पाटकर को वीके सक्सेना को 10 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन देने का भी निर्देश दिया है। इन दोनों केसेस में आज के फैसले इस बात का सबूत हैं कि झूठे इल्जाम लगाकर किसी को डिफेम करके अब कोई बच नहीं सकता। कोर्ट केसेस में अब उतना ज्यादा टाइम भी नहीं लगता। सोशल मीडिया पर जो पोस्ट की जाती है, अगर उसमें गलत बयानी की गई हो, झूठा इल्जाम लगाया गया हो और किसी को बदनाम करने के लिए कमेंट किए गए हों, तो यह सबूत सजा देने के लिए काफी हैं। मैं लक्ष्मी पुरी और वीके सक्सेना दोनों को बरसों से जानता हूं। दोनों बिल्कुल अलग अलग फील्ड्स में काम करते हैं। लक्ष्मी पुरी एक सफल डिप्लोमेट रही। वीके सक्सेना गुजरात में एक एनजीओ चलाते थे। दोनों ने कई साल की तपस्या, मेहनत और देश सेवा के दम पर प्रतिष्ठा हासिल की। जब इन लोगों पर झूठे इल्जाम लगे तो ये आहत होकर घर नहीं बैठे। दोनों फाइटर हैं। अदालत में गए और कानूनी लड़ाई लड़ी। 2 अलग अलग अदालतों ने 2 अलग अलग केसेस में साकेत गोखले और मेधा पाटकर को डेफेमेशन के लिए सजा सुनाई। इसका मैसेज साफ है, कोई आप पर झूठा बेबुनियाद इल्जाम लगाए, मानहानि करे, तो बिना डरे कोर्ट जाएं। न्याय अवश्य मिलेगा। डेफेमेशन करने वाले, मानहानि करने वाले अब बच नहीं सकते। आज पश्चिम बंगाल से एक बहुत परेशान करने वाला वीडियो आया। इस वीडियो में तृणमूल कांग्रेस का एक लोकल लीडर एक महिला और उसके साथी को सरेआम डंडे से बुरी तरह पीटता हुआ दिखाई दे रहा है। यह घटना नॉर्थ दिनाजपुर के चोपड़ा इलाके की है। पता ये चला कि जिस महिला की सरेआम पिटाई की जा रही है, उसका कसूर सिर्फ इतना था कि इलाके के किसी शख्स के साथ उसका अफेयर चल रहा था। गांव वालों ने इस महिला को अपने पार्टनर के साथ पकड़ लिया। पंचायत बुलाई गई और पंचायत ने महिला और उसके प्रेमी को पीटने का फरमान सुना दिया। इसके बाद भीड़ में से एक शख्स निकला, उसने महिला पर बेरहमी से डंडे बरसाने शुरू कर दिए। फिर उसके साथी को भी पीटा और भीड़ तमाशा देखती रही। वीडियो इतना विभत्स है कि हमें इसको आपको ब्लर करके दिखाना पड़ रहा है, लेकिन वीडियो में जो शख्स पिटाई करता हुआ दिखाई दे रहा है, उसका नाम ताजिमुल है। इलाके में उसे जेसीबी के नाम से जाना जाता है। ताजिमुल
तृणमूल कांग्रेस का लोकल लीडर है और टीएमसी के विधायक हमीदुल रहमान का करीबी है। ताजिमुल के डर से महिला ने पुलिस के पास कंप्लेंट नहीं की थी, लेकिन उसकी पिटाई का जब वीडियो सामने आया तो पब्लिक प्रेशर में पुलिस को एक्शन लेना पड़ा, एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। महिला के सरेआम पिटाई करने वाले ताजिमुल को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने ताजिमुल को 5 दिन के पुलिस रिमांड पर पेश किया। ये सारा मामला तृणमूल के विधायक हमीदुल रहमान की जानकारी में था, लेकिन वो इसकी निंदा करने के बजाय इसे जस्टिफाई कर रहे हैं। हमीदुल रहमान ने कहा, महिला ने एंटी सोशल काम किया। मुस्लिम कास्ट में ऐसे ही सामाजिक न्याय किया जाता है, लेकिन गांव वालों ने इस बार ज्यादा कर दिया। हमीदुल रहमान ने कहा कि ताजिमुल तृणमूल कांग्रेस का नेता नहीं है, लेकिन चोपड़ा में रहने वाला हर शख्स तृणमूल से ही जुड़ा हुआ है। আপনারা তো মহিলাটা তো কমপ্লেন করেনি, কিন্তু আপনারা বেশি বেশি খুঁজাই বেড়াচ্ছেন। কারণ মহিলাটা স্বামী ছাড়া অসামাজিক কাজ করেছিল। অসামাজিক কাজে গ্রাম্য সালিসি বৈঠক বসেছিল। গ্রাম্য বৈঠকে যা হয় আমাদের এই অনুপাতে একটা বিচার আচার করেছে, কিছুটা রং হয়েছে। আমরা অস্বীকার করছি না যে রং হয়নি, ভুল হয়েছে কিছুটা, গ্রামবাসী মিলে করেছে। তো ওটাকে নিয়ে আমরা দেখতেছি কি হয়। কিন্তু মেয়েটা তো কোনো কমপ্লেন করতে যায়নি, মেয়েটার স্বামী কোনো কমপ্লেন করতে যায়নি, কোনো জবরদস্তি কিছু হয়নি। সমাজকে খারাপ করছিল, তার জন্য গ্রাম্য সালিশ বসে একটা করেছে। জিসিপি কেন, আমাদের তো চপড়া জানে না 1 লক্ষ লিড দিয়েছি, সম্পূর্ণ চপড়াটাই আমাদের দলে। আর অন্যায় তো মেয়েটাও করেছে না, নিজের স্বামী নিজের ছেলে মেয়ে বাদ দিয়ে ও দুশ্চরিত্রবান হয়েছে। এখন তো একটা আমাদের মুসলিম কাস্টের সামাজিক আচার বিচার হয়ে থাকে, কিন্তু বিচারটা যেইভাবে হওয়ার কথা ছিল তা না হয়ে বিচারটা বেশি বেশি হয়ে গেছে। इस घटना के खिलाफ बीजेपी ने आज बंगाल में प्रोटेस्ट किया। जेपी नड्डा ने ट्वीट करके कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा पर सवाल उठाए। हालांकि पुलिस ने ताजिमुल को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस के विधायक हमीदुल रहमान ने बचाव किया, उन्होंने कहा कि मुस्लिम कास्ट में इस तरह से सजा दी जाती है, लेकिन सुनने में ऐसा लगा जैसे वो कह रहे हों कि मुस्लिम राष्ट्र में इस तरह सजा दी जाती है। इसीलिए हमीदुल रहमान के बयान पर बीजेपी ने आपत्ति जताई। बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने कहा, अब ममता बनर्जी ये बताएं, क्या बंगाल में शरिया कानून लागू हो गया है? क्या भारत मुस्लिम राष्ट्र बन गया है? चोपड़ा में हम लोग देख रहे वीडियो में एक लड़का और एक लड़की को एक 6 फुट का करीब लंबा एक गुंडा जैसा आदमी वो लाठी लेकर वो दोनों को पीट रहे हैं। और वो आदमी वो टीएमसी के जो वहां का एमएलए हमीदुल रहमान के बहुत करीब। और उसके बाद हमारे एमएलए साहब, टीएमसी के एमएलए साहब हमीदुल रहमान जी बोल रहे कि मुस्लिम राष्ट्र में ऐसा ही होता है, अब थोड़ा सा गांव वाले थोड़ा ज्यादा कर दिया है। तो हम ममता बनर्जी को पूछना चाहते हैं कि बंगाल की मुस्लिम राष्ट्र हो गया है? भारत क्या मुस्लिम राष्ट्र हो गया है? बंगाल में क्या मुख्यमंत्री शरीयत जो लॉ है वो क्या चालू कर दिए है? इस मुद्दे पर पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने भी ममता बनर्जी को सवाल पूछे। अधीर रंजन ने कहा, बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है, कोई भी सुरक्षित नहीं है, किसी के साथ भी मॉब लिंचिंग जैसी घटना हो सकती है, लेकिन ममता बनर्जी खामोश हैं। ये बंगाल के लोगों के लिए चिंता की बात है। ये दुर्भाग्यजनक है। बंगाल में तो ऐसा नहीं था, मॉब लिंचिंग। मतलब लोग कानून अपना हाथ में ले लेते हैं और जो मर्जी वो करते जा रहे हैं। कल ये भी हो सकता है कि आप और हम इसके शिकार बन सकते हैं। बंगाल में कानून और व्यवस्था दिन पर दिन बदतर होते जा रहे हैं और सत्तारूढ़ पार्टी चुप्पी साधे हैं, अनदेखी कर रहे हैं। अब मैं आपको इस मामले का दूसरा पक्ष सुनवाता हूं। विपक्ष के आरोपों का जवाब देने के लिए तृणमूल कांग्रेस नेता शांतनु सेन आ गया है। शांतनु सेन ने कहा, किसी ने इस घटना की कंप्लेंट नहीं की थी, इसके बावजूद पुलिस ने एक्शन लिया, आरोपी को गिरफ्तार किया।
शांतनु सेन ने कहा कि बीजेपी ममता बनर्जी पर सवाल उठाने से पहले अपने राज्यों के हालात देखे जहां महिला सुरक्षा की स्थिति बदतर है। त्रिपुरा में जो हुआ है, तृणमूल कांग्रेस जैसे पार्टी और हमारा गवर्नमेंट इसको कभी सपोर्ट नहीं करता है। पुलिस सुओ मोटो केस किया है, मेन एक्यूज को ऑलरेडी अरेस्ट किया है, विक्टिम को पुलिस सिक्योरिटी दिया गया है और भी कोई इसमें इन्वॉल्व है उसको छोड़ा नहीं जाएगा। बीजेपी रूल अदर स्टेट जो है पूरा देश में, वहां पर भी ऐसा हादसा होता रहता है, लेकिन बीजेपी को कोई लीडर को आगे आके हम लोग नहीं बोलना सुना है कि ये गलत है और अगर बीजेपी भी हुआ है तो इसको भी अरेस्ट करेगा। ये तृणमूल का सरकार का बंगाल में ऐसा हो सकता है क्योंकि तृणमूल कांग्रेस जीरो टॉलरेंस टू सच एक्टिविटी से बोलता नहीं है, करके भी दिखाता है। चोपड़ा में महिला की पिटाई का वीडियो देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। देखकर शर्म आती है। ऐसा पाप करने वाले, ऐसा जुल्म करने वाले आज भी हमारे समाज में खुलेआम घूमते हैं। ये जंगल राज नहीं तो और क्या है। इतने सारे लोग वहां खड़े थे, कोई बोला क्यों नहीं। ये डर का माहौल नहीं तो और क्या है। इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। अगर ये अपराधी तृणमूल कांग्रेस से जुड़े हैं तो ये शर्म की बात है। अगर उनको प्रोटेक्ट करने वाले तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं तो और भी ज्यादा शर्म की बात है। ममता बनर्जी को इस मामले में कड़ा एक्शन लेना चाहिए, वरना उन पर इल्जाम लगेगा कि वो अपनी पार्टी के लोगों को बचाने की कोशिश कर रही हैं। महाराष्ट्र असेंबली के सदन में भीतर और बाहर दोनों जगह नीट एग्जाम और पेपर लीक को लेकर आज जमकर हंगामा हुआ। विधान भवन की सीढ़ियों पर आज सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हाथापाई की नौबत आ गई। विपक्ष के विधायक नीट एग्जाम को लेकर सदन के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे, बैनर पोस्टर लेकर पेपर लीक के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। उसी वक्त सत्ता पक्ष के विधायक शिंदे सरकार के 2 साल की उपलब्धियों वाले बैनर लेकर वहां खड़े हो गए। इसके बाद वहां मौजूद विपक्षी विधायकों ने विरोध किया। शिंदे गुट के विधायक संतोष बांगर और भरत गोगावले ने विपक्ष के पोस्टर को छीनकर फेंक दिया। बात बढ़ गई, दोनों पक्षों में हाथापाई होने लगी। सुरक्षा कर्मियों ने किसी तरह हालात को संभाला। नीट एग्जाम और पेपर लीक का मामला सदन के अंदर भी उठा। रोहित पवार ने कहा लगातार पेपर लीक हो रहे हैं और सरकार खामोश बैठी है। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस से कहा कि पेपर लीक को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है, लेकिन फिर भी सरकार इसे लेकर गंभीर है। इसी सत्र में सरकार पेपर लीक के खिलाफ कानून लाएगी। हा जो काही नरेटिव्ह तयार करण्याचा प्रयत्न चालला, पेपर लीक का जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है वो सरासर गलत है। राज्य सरकार में खाली पदों पर 1 लाख नौकरियां दी जा रही है, जो एक रिकॉर्ड है। जहां तक पेपर लीक का सवाल है, पिछले अधिवेशन में ही सरकार ने स्पष्ट किया था कि पेपर लीक पर कानून लाया जाएगा। कुछ दिन पहले एक डेलीगेशन मुझसे मिलने आया था, उन्हें भी हमने यही कहा था कि सरकार पेपर लीक कानून पर काम कर रही है। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि केंद्र की तरह ही राज्य में भी पेपर लीक पर इसी अधिवेशन में कानून लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून बना चुकी है, अध्यादेश जारी कर चुकी है। मध्य प्रदेश और बिहार के बाद आज महाराष्ट्र सरकार ने भी कानून बनाने का ऐलान कर दिया। केंद्र सरकार भी पेपर लीक की समस्या से निपटने के लिए कानून बना चुकी है। नीट एग्जाम में जो गड़बड़ी हुई उसकी जांच सीबीआई से कराई गई है। 2 दर्जन से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। लेकिन चूंकि विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है, इसलिए राज्यों के साथ साथ संसद में भी यह मुद्दा उठेगा और हो सकता है कि लोकसभा राज्यसभा में इस पर बहस हो।